गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में आपको समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रिकवरी प्रोग्राम की। आइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, यह क्या यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। तो वैसे तो इसका अधिनियम है, यह 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं और जिसे 7 अध्याय में 6 अनुसूचियों के तहत विभाजित किया गया है। कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं, 7 अध्याय हैं और 66 धाराएं हैं। और इन 6 अनुसूचियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए समझते हैं इनके विषय में। साथ में यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो 1972 का है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोगों को यह याद होगा कि 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो उसी स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान यह व्यवस्था की गई थी कि हम लोगों को क्या करना होगा? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन करना होगा, अर्थात एक निकाय बनाना होगा। तो वही अब बात यहाँ पर लिखी गई है कि 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उद्देश्य था उसी की पूर्ति के लिए सरकार से प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन और वनोत्पाद के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित किया गया है, जो 1972 का है। तो इसका मूल क्या है? मूल है स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य, और उसी को कहीं ना कहीं प्रासंगिक बनाने के लिए भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पास किया है। साथ में अगर हम बात करें कि जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम रखा गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002। इसका तात्पर्य है कि जो 72 का अधिनियम है, इसमें 2003 में संशोधन किया गया और नाम रखा गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002। और इसके अंतर्गत दंड एवं जुर्माने का प्रावधान जो था, इसको और कठोर कर दिया गया। इसका तात्पर्य है जो 1972 का मूल प्रावधान था, उसमें जो दंड है या जुर्माना है, इसके प्रावधान थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट थे। लेकिन जब 2003 में इसमें संशोधन किया गया तो जो दंड हैं या जुर्माने के प्रावधान हैं, इनको कठोर कर दिया गया। आइए यहाँ पर अब कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। जैसे यह अधिनियम जो है, यह जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता, अर्थात चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो, इनका संरक्षण सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही गई। यह जो अधिनियम है, यह जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, यह देखिए प्रावधान तो 1972 का है जो 2002 में संशोधित किया गया, 2003 में संशोधित किया गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होने की बात कही गई है। जबकि वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, ये रिमूव कर दिया गया है, इसलिए अब ये प्रावधान जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू किए जाएंगे जैसे पूरे देश में लागू होते हैं। साथ में यहाँ पर बात कही गई है कि इस कानून में राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्य जीवन से समृद्ध अभ्यारण्यों
एवं नेशनल पार्कों की स्थापना, जंगली पशुओं व्यापार पर नियंत्रण, पशु उत्पादों पर कानून व कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का प्रावधान करता है। तो सारी जो विषय वस्तु है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, उन सबको यदि उन सभी में कहीं पर भी किसी व्यवस्था का उल्लंघन होता है तो उसको कानूनी सजा देने का प्रावधान यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है। साथ में इस अधिनियम में जो 6 सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, जिनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उनकी यहाँ पर व्याख्या आइए समझते हैं। यहाँ पर जो श्रेणी 1 है, इसमें 2 अनुसूची को शामिल किया गया है, एक अनुसूची 1 और एक अनुसूची 2। और इसके अंतर्गत अगर बात करें, भाग 2 में दी गई श्रेणियों के जीवों को नुकसान पहुंचाना संपूर्ण भारत में पूर्णतया प्रतिबंधित है एवं उल्लंघन पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसा हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 यहाँ पर श्रेणी 1 में रखे गए हैं। इसी प्रकार जो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 है, इन दोनों को श्रेणी 2 में डाला गया है और श्रेणी 3 के अंतर्गत अनुसूची 5 को शामिल किया गया है और श्रेणी 4 में अनुसूची 6 को शामिल किया गया है। यहाँ पर सभी के डिफरेंस को ध्यान रखना है। जो श्रेणी सेकंड है, यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर जीव के संरक्षण की तो बात कही जा रही है, लेकिन यदि इनको किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचाता है तो यहाँ पर जो सजा है यह तुलनात्मक तौर पर कम होगा। जबकि श्रेणी 1 में यदि इस प्रकार से कोई उल्लंघन करता है तो वहाँ पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। और श्रेणी 3 में जो बात कही गई है कि जीवों का शिकार किया जा सकता है, ऐसे प्राणियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथ में जो अनुसूची 6 है, यहाँ पर ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है कि जिनका कृषि सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। यदि इनका कृषि करना है या वाणिज्यिक उत्पादन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, लाइसेंस की बात आती है, अर्थात सामान्य लोग इसका कृषि नहीं करेंगे, प्रोहिबिटेड है। और इसी अनुसूची के तहत क्या किया गया है, अधिकारियों को शिकार के संबंध में अपराध निर्धारित कर सजा देने एवं जुर्माना लगाने की शक्ति भी दी गई। अर्थात कोई व्यक्ति जो गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका दंड और सजा ये दोनों कौन सुनिश्चित करता है, तो जो वन अधिकारी होता है उसके पास ये पावर होती है। साथ में यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना है कि जो श्रेणी 1 है, जिसमें अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 है, इसमें जिस भी स्पीसीज को शामिल किया जाता है उसको टाइगर के समान संरक्षण मुहैया कराया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसमें जिस भी स्पीसीज को डाला जाता है उनको टाइगर के समान, किसके समान, टाइगर के समान संरक्षण दिया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसको किस प्रकार की सजा देने का प्रावधान है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक तो आपको श्रेणी 1 बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और एक श्रेणी 4, क्योंकि श्रेणी 4 में ऐसे पौधों को मेंशन किया गया है जिनका वाणिज्यिक दृष्टिकोण से आप कृषि नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है। अर्थात इसकी कृषि करने के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था की जाती है और इसी में सभी प्रकार के जो मादक उत्पादक पौधे होते हैं ये मेंशन होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि जैसे अफीम है, गांजा है, चरस है, हीरोइन है, ये सब जो पौधे हैं, जिस पौधे से इनका प्रोडक्शन होता है, उनका नॉर्मल कंडीशन में हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। साथ में यहाँ पर बात कही गई है कि 1972 में जो लागू हुए इस कानून के संशोधन ने पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से जंगली पशुओं को पकड़ने व उनके परिवहन की अनुमति दे दी। और यहाँ पर बात आप ध्यान रखिएगा, जो 2002 का संशोधन है, यहाँ पर और सख्ती की गई। क्या है, और भी सख्त है। साथ में यहाँ पर जब 2002 में संशोधन किया गया, एक नया अध्याय जोड़ा गया और उस अध्याय का नाम था 4A, जिसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती का प्रावधान। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी जीव का शिकार करते हुए पकड़े गए और व्यापार करके यदि आपने किसी संपत्ति का अर्जन किया है तो उसको अधिग्रहित करने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त है। किसको, इस जो वन्य जीव अधिकारी होते हैं इनको प्राप्त है। अर्थात
इस प्रावधान के तहत उस संपत्ति की जब्ती की जाएगी। साथ में यहाँ पर बात कही गई है, इसने कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना जैसी नई धारणाएं भी सामने रखी। हम लोग इसके विषय में भी चर्चा कर चुके हैं और चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं और कम्युनिटी रिजर्व होते हैं, दोनों की डिफरेंस को हमने समझा है प्रीवियस एपिसोड में कि जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं यह गवर्नमेंट ओन्ड लैंड होती है और जो कम्युनिटी रिजर्व होती हैं यह एक प्रकार से कह सकते हैं प्राइवेट लैंड होती है या किसी समुदाय की यह लैंड होती है जिसको कोर्ट के द्वारा लीगल रिकग्निशन प्राप्त होता है। लेकिन चाहे कंजर्वेशन रिजर्व हो चाहे कम्युनिटी रिजर्व हो, दोनों का जो कह सकते हैं देख रेख होती है वह लोकल स्तर पर सुनिश्चित की जाती है। ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः इसकी बात हो गई कि जो कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व है इसका प्रावधान यही 2002 के संशोधन के तहत ही लाया गया है और यही कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व होता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, कॉरिडोर की स्थापना करते हैं और कॉरिडोर सामान्यतः बफर क्षेत्र में होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व की। ये सारी चर्चाएं हम लोग प्रीवियस एपिसोड में किसी ना किसी तरह से कर चुके हैं। तो साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, इसने अनेक परिभाषाओं को बदला है। मसलन अब पशुओं में मछलियों को भी शामिल कर दिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मछलियों को क्या पशु के रूप में शामिल माना जाता है या नहीं। तो वर्तमान में जो है मछलियां भी पशु के दायरे में ही शामिल हो चुकी हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पारितंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वनों के उत्पादों को पुनर्परिभाषित किया गया है और इस अधिनियम को पुनः 2006 में संशोधित करके अध्याय 4B और 4C जोड़ दिए गए। इसका तात्पर्य है 2002 में जब संशोधन किया गया तो अध्याय 4A जोड़ा गया और जब 2006 में इसमें संशोधन किया गया तो अध्याय 4B और 4C को ऐड किया। कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व जो ऐड किए गए हैं यह 2002 के संशोधन के तहत अध्याय 4 में मेंशन। ये सारी चर्चाएं हमको याद होनी। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो वन्यजीव अधिनियम 2006 का है अर्थात जो संशोधन किया गया है इसके तहत दो प्रावधान किए गए। एक जो व्यवस्था बनाई गई थी वह बाघ संरक्षण प्राधिकरण निकाय बनाया गया था। दूसरा जो एक निकाय बनाया गया था उसका नाम था बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो इस प्रकार से दो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई 2006 में जिसके तहत वन्यजीव प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि एक स्पेशल बाघ संरक्षण प्राधिकरण बना दिया गया और एक जो अलग निकाय बनाया गया जिसके अंतर्गत बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो यहाँ पर बाघ को दोहरा संरक्षण सुनिश्चित हो गया अर्थात दो निकाय बनाया गया और दोनों निकाय में बाघ को मेंशन कर दिया गया। तो कालांतर में हम देखेंगे आगे चल करके यही जो सेकंड वाला पार्ट है इसी सेकंड वाले पार्ट को पुनः जो है संशोधित कर दिया जाएगा क्योंकि बाघ का चर्चा दो जगह की गई। तो इस बाघ को सेकंड वाले को हटा दिया जाएगा जब इसका नेक्स्ट संशोधन होगा। तो साथ में यहाँ पर बात की गई है मतलब बनाने का प्रावधान किया गया है जिनके अंतर्गत निम्न उद्देश्य है। क्या उद्देश्य यहाँ पर पढ़ लीजिए। जैसे पहला उद्देश्य वन्यजीव अपराध से संबंधित गुप्त सूचनाओं का संपादन करना। फिर लिखा है राज्य सरकारों के साथ सहयोग सुनिश्चित करना, वन्य जीवन अपराध की वैज्ञानिक खोजबीन करने हेतु क्षमता निर्माण विकसित करना, वन्य जीव अपराधों के लिए दोषियों को दंडित करने के लिए राज्यों की सहायता करना। साथ में वन्य जीव अपराधियों को कम से कम 3 साल, ध्यान रखिएगा 3 साल कैद की सजा होगी जिसे बढ़ा करके 7 साल तक किया जा सकता है। अर्थात मिनिमम यहाँ पर जो सजा होगी 3 साल और मैक्सिमम 7 साल। साथ में यहाँ पर जो आर्थिक दंड लगेगा जुर्माना यह मिनिमम 50,000 है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत इसी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत जो संशोधन करके लाया गया है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसमें पुनः संशोधन किया गया कब, 2013। तो इस प्रकार से एक बार संशोधन हुआ 2003 अर्थात 2002 के नाम पर, एक संशोधन हुआ 2006 में और एक संशोधन हुआ है 2013 में।
अब 2013 में जो संशोधन किया गया है, यहाँ पर भी कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो हमको ध्यान में रखनी है। जैसे इसमें वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा तथा भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब साइट्स, ट्रैफिक, तो ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत कहा गया है कि आदि के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया। इसका तात्पर्य है कि जो इंटरनेशनल कानून है उसकी तुलना में जो भारतीय कानून थे ये काफ़ी ज़्यादा उदार थे। इसीलिए बात कही जा रही है कि भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के इक्विवेलेंट बनाने का प्रयास किया गया है। और इस संशोधन विधेयक में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर पशु जाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, अर्थात जो पशु को पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है इसको प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को शामिल करने के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शिकारी व संग्राहक जनजाति को कुछ हद तक शिकार के अधिकार प्रदान किए, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी हैं इसलिए इनको कुछ शिकार की अनुमति प्राप्त है, शेष किसी को नहीं प्राप्त है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को शामिल करने के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शिकारी और संग्राहक जनजाति को कुछ हद तक शिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इस संशोधन विधेयक में अभयारण्यों और उनकी सीमा में शिकार करने पर यदि कोई व्यक्ति किसी अभयारण्य में शिकार करता हुआ पकड़ा गया तो स्पष्ट तरीके से उसको मिनिमम 5 से लेकर के 7 साल की सजा हो सकती है, जबकि पहले मिनिमम सजा का प्रावधान 2006 के तहत कितना था, 3 साल था। अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, मिनिमम तो 5 साल होगा ही होगा और मैक्सिमम 7 साल। और जो दंड है आर्थिक, यह मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 25 लाख, पहले 50,000 से लेकर के 2 लाख था और वर्तमान में अभी बढ़ा करके कर दिया गया 5 लाख से लेकर के 25। तो अतीत में कितना था, ये 3 से 7 था और ये 50 से 2 लाख। साथ में यहाँ पर एक बात और निर्धारित की गई है, अपराध दोहराने वालों को जो है 7 साल की सजा मिनिमम होगी और दंड कितना होगा, 30 लाख रुपए का जुर्माना। यहाँ पर एक व्यवस्था और की गई और वो व्यवस्था ये थी कि जो हमने कहा कि एक निकाय बनाया गया था अतीत में 2006 में, जिसका नाम था व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध ब्यूरो, इसको संशोधित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि व्याघ्र, हमने आपसे डिस्कस किया कि व्याघ्र की चर्चा, देखो यह बाघ के लिए एक अलग निकाय ही बनाया गया और उसके अलावा दूसरे में भी इसको डाल दिया गया, इसलिए दूसरे वाले में से इसको हटा दिया गया और उसका नया नाम रख दिया गया वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्या रख दिया गया, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसका गठन कर दिया गया। तो ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। साथ में अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे नीला कुरुंजी पौधे के विषय में हाल फिलहाल में कुछ चर्चा चल रही थी, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछे जाने की भी संभावना विद्यमान है। यहाँ पर जो नीला कुरुंजी पौधा है इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया गया। अनुसूची 3 अर्थात श्रेणी नंबर 2 में है, अर्थात इसके उल्लंघन पर अगर स्पीसीज के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या इसके साथ कोई मान लेते हैं छेड़खानी की जाती है तो उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है कि महत्वपूर्ण तथ्य, नीला कुरुंजी जो है यह लुप्त प्राय नहीं है लेकिन संरक्षित प्रजातियों के तहत एक पौधे के रूप में शामिल है। यह उन 19 संयंत्रों की सूची में शामिल हो गया है जो अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध हैं, अर्थात अनुसूची 3 में 19 विषय वस्तु शामिल की गई है और उसी में नीला कुरुंजी भी शामिल होगी। यहाँ पर बात कही जा रही है कि पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है। अर्थात अगर यह नीला कुरुंजी अनुसूची पहली या दूसरी में होता तो वहाँ पर सजा जो होती मिनिमम 5 लाख से 25 लाख और जो कैद की सजा है वह 5 से 7 साल। लेकिन यह चूंकि जो नीला कुरुंजी है यह अनुसूची 3 में है, इसलिए यहाँ पर दंड का प्रावधान कम है,
25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा अगर नीला कुरुंजी की खेती और उसके कब्जे की अनुमति नहीं है, का तात्पर्य है ना तो नीला कुरुंजी की कोई खेती कर सकता है और ना उसके कब्जे की कोई अपील कर सकता है कि यह मेरा अधिकार है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर दावेदारी नहीं हो सकती। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मुन्नार है यह केरल का एक पहाड़ी शहर है और यहाँ पर नीला कुरुंजी का खिलना एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। तो पर्यटन जो लोग देखने जाते हैं ये विशेष तौर पर इसी नीला कुरुंजी को देखने के लिए ही लोग जाते हैं। कहाँ पर? मुन्नार, जो केरल का एक पहाड़ी शहर। यहाँ पर इसके संरक्षण की बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कही गई। वो स्पष्ट शब्द ये है कि जब यह नीला कुरुंजी, इसके जो सूखे फूल होते हैं, जब ये मिट्टी में गिरते हैं इनके बीज, तो इसी के परिणाम स्वरूप नए पौधों का विकास होता है। अर्थात नीला कुरुंजी पुष्प अपने स्वेच्छा से जब सूखता है और सूखने के पश्चात जब बीज मिट्टी में स्वतः गिरते हैं तो जाकर के नए नीला कुरुंजी पौधे का विकास होता है। अगर फूल तोड़े जाएं तो ऐसा नहीं हो। अर्थात अगर आपने इसको तोड़ करके यह सोचिए कि बीज निकाल करके और इस पौधे को हम ग्रो करें तो यह पौधा उगेगा ही नहीं। मेन समस्या इसकी यही है, इसलिए यहाँ पर फूल तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि तोड़ेंगे तो नए पौधे का विकास संभव नहीं होगा। और भारत में जो है नीला कुरुंजी की 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है केरल जो है पश्चिमी घाट का ही पार्ट है, और पश्चिमी घाट में एक आपका तट होता है जिसका नाम है मालाबार तट, और पूर्वी घाट पर जो है वहाँ पर मिलता है कोरोमंडल तट। तो पश्चिमी घाट का पार्ट है, अर्थात मालाबार तट का पार्ट है। और यहाँ पर 1800 मीटर से ऊंचे जो क्षेत्र में वन हैं या जो वनस्पतियाँ होती हैं वो सोलाज घास के नाम से जानी जाती हैं। अर्थात ये जो नीला कुरुंजी है यह सोलाज किस्म की वनस्पति है। इसीलिए लिखा गया है कि मैदानों में बहुतायत से उगने वाला एक पौधा होता है और इसके फूल जो हैं 12 वर्षों में एक बार खिलते। अब सोचिए 12 वर्ष में एक बार यह फूल निकलता है, और यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति इस फूल को तोड़ लिया तो फिर नए पौधे के विकास की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह बात सुनिश्चित करने की है कि ना तो इसके फूल को कोई तोड़ेगा और ना इस पौधे को किसी प्रकार से कोई क्षति पहुंचाएगा। यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो मिनिमम 25,000 रुपये का आर्थिक और 3 साल का शारीरिक दंड उसको मिलेगा। और नीला कुरुंजी के नाम पर ही नीलागिरी पर्वत का नाम रखा गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह जो नीला कुरुंजी है इसका पुष्प नीले कलर का होता है और इसी के आधार पर नीलगिरी पर्वत विद्यमान है जो हमारे सामने देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर एक रिकवरी प्रोग्राम है, इसकी भी हमको चर्चा स्पष्ट तरीके से जाननी चाहिए। रिकवरी प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है यह 2008-9 का है। वैसे अगर देखा जाए तो यह एक स्टैंडिंग कमेटी है। इसकी रिकवरी प्रोग्राम क्या है? एक स्टैंडिंग कमेटी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको स्पष्ट तरीके से समझिएगा। रिकवरी प्रोग्राम 2008-9 का है और यह एक स्टैंडिंग कमेटी है। किसका? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। लेकिन जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है इसका जो गठन किया गया है, यह गठन किया गया है 22 सितंबर 2003 को। किसके तहत किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, इसी के तहत नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन 2003, और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और इसी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसकी स्थापना 2008 में। अर्थात स्पष्ट तरीके से पहले 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसके एवज में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना और इसी के अंतर्गत नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया 2003 में। और इसी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज,
2008-9। तो ये बातें हमको स्पष्ट हो गई होंगी। अब यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस रिकवरी प्रोग्राम में वर्तमान में 4 स्पीसीज को ऐड किया गया है और इस प्रकार से टोटल स्पीसीज जो हो गई हैं इस रिकवरी प्रोग्राम में, इनकी संख्या हो गई है कितनी हो गई है? ये 4 स्पीसीज कौन कौन सी हैं, इनका नाम जानना आवश्यक। एक तो है हिम तेंदुआ, इसको भी रिकवरी प्रोग्राम के तहत शामिल कर लिया गया है। रेड पांडा है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। इसकी विशेषता सामने लिखी गई है। जैसे हिम तेंदुआ जो है यह मेघालय का स्टेट एनिमल है, रेड पांडा जो है यह भी स्टेट एनिमल है, और यहाँ पर नार्दर्न रिवर टेरापिन अर्थात यह एक कछुआ है। यह भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक प्राणी है और इसको भी रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। साथ में अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल है जो ओमान तट से पलायन कर कुछ भारत श्रीलंका के तट के सहारे पाई जाती है, इसको भी रिकवरी प्रोग्राम के तहत शामिल किया है। ध्यान में हमको एक बात और रखनी है कि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब इससे कंफ्यूज मत करिए। यह है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये नाम अलग, ध्यान रखिएगा। यह है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसी की स्टैंडिंग कमेटी जो रिकवरी प्रोग्राम को लीड करती है, इसने 4 स्पीसीज को शामिल किया है, अर्थात टोटल 21 स्पीसीज हो चुकी हैं। इसलिए हमको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा इनिशिएटिव है, ये है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये एक अलग पार्ट है, इसको हम उसके साथ मर्ज ना करिएगा। यह एक अलग पार्ट के तहत हमको समझना है। तो देखा जाए तो वर्तमान में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का जो है 3rd फेज चल रहा है, ये 3रा फेज चल रहा है। इसका जो पहला फेज था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का, यह 83 से लेकर के 2001 तक का था, और इसका जो दूसरा फेज था यह 2002 से लेकर के 2016 के लिए। वर्तमान में इसका 3रा चरण चल रहा है, इसका कार्यकाल 15 वर्ष का। कितने वर्षों का है? 15 वर्षों, अर्थात 2017 से 2031। और इसके तहत जो ये 3रा फेज लाया गया है, इसका अगर हम बात करें कि किस आधार पर इसको लाया गया है, तो उसका आधार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, इसी का एक गोल नंबर है 15, और 15 नंबर गोल में लाइफ ऑन लैंड के तहत, ध्यान रखिएगा, तो 15th नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें लाइफ ऑन लैंड की बात कही गई है। और इसी के तहत भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के 3रे चरण की शुरुआत की है, जिसका कार्यकाल 15 वर्षों का है। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझना है। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो हमको ध्यानपूर्वक समझना है, और ये है सावेन। सावेन भी एक प्रकार से कह सकते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है, और इसका पूरा नाम है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है यह कहाँ पर है? काठमांडू में है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी, और सभी सार्क राष्ट्र इसके सदस्य हैं, अर्थात जिसके अंतर्गत 8 देश शामिल होते हैं। और 8 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हेल्ड हो चुकी है, और वर्चुअली इसकी जो लेटेस्ट मीटिंग थी ये 2021 में हुई, वर्चुअली हुई है, फिजिकली नहीं हुई है, क्योंकि कोविड का यहाँ पर इशू था। इसलिए यहाँ पर 8th एग्जीक्यूटिव कमेटी, 8 मतलब 8वीं जो इसकी समिट हुई है, यह किस प्रकार से हुई है? तो वर्चुअली हुई। तो यहाँ पर एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए थी। अब शेष जानकारी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।